मॉर्निंग दोस्त, मैं हूँ इसाक सर और मेरा यूट्यूब चैनल सृजन क्लासेस भाई रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हम कुछ कंसेप्ट बता रहे थे। तो कंसेप्ट में कल थोड़ा सा इंटीग्रेशन की चर्चा किए थे। वो इंटीग्रेशन की कंसेप्ट पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया था। तो आइए उसी इंटीग्रेशन पर हम आज विचार करेंगे। तो आइए देखिए बोर्ड पर, इंटीग्रेशन का हिंदी होता समाकलन, जिसका संकेत होता ए। मतलब इस संकेत को हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। देखिए इस संकेत को हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। आइए और देखिए, अगर इस तरह से लिखा रहेगा dx को हम पढ़ेंगे x के d का मतलब के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसको हम लोग अर्थ निकालेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अगर ऐसे लिखे डी बाई, तो इसको पढ़ेंगे डी का मतलब के सापेक्ष। तो के का सापेक्ष? बाई के सापेक्ष। बाई के सापेक्ष। और समझिए बाबू, डी मतलब डी माने के सापेक्ष और टी माने के कर सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो डी टी का अर्थ हुआ टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष। फिर आगे बढ़ते हैं बाबू और देखिए डी के का मतलब हो गया के सापेक्ष। के सापेक्ष पढ़ना सीख रहे हैं। अब चलिए आगे बात पर और विचार करते हैं। इसको हम मिटाते हैं दोस्त। बाबू देखिए, और चलिए तो और पढ़ना सीखे। अगर इस तरह के रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? देख लो बढ़िया से देखो। पढ़े, ये हो गया इंटीग्रेशन। बताइए, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। कितना का इंटीग्रेशन? 1 का इंटीग्रेशन। इसको पढ़ेंगे, अभी बताए थे dx का मतलब x के सापेक्ष। पढ़िए, इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष। किसका? 1 का कोची इंटीग्रेशन। और इसका अर्थ हुआ x के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए, अगर इस तरह करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ बाबू? इसको क्या पढ़ते हैं बताओ बढ़िया से? इंटीग्रेशन। कितना का इंटीग्रेशन? डी बाई का इंटीग्रेशन। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डी बाई का इंटीग्रेशन। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, ये क्या? इंटीग्रेशन। किसका? x का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसका अर्थ निकालेंगे, x के सापेक्ष x का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं और देखो बाबू, आगे सुनो। ये है इंटीग्रेशन। आइए पर, इसका अर्थ हुआ x के सापेक्ष। इसको पढ़ेंगे 1/1 माइनस एक्स। पढ़ रहे हो? ये हो गया इंटीग्रेशन। कितना का? 1/a माइनस एक्स का। एकर सापेक्ष x के सापेक्ष। तो इसको अर्थ निकलेगा x के सापेक्ष 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। आइए क्या हुआ? x के सापेक्ष 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। आइए बाबू और देखते हैं बाबा,
चलिए के इंटू डी एक्स, पढ़िए इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन कितना का, के कर सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो इसका अर्थ हुआ एक्स के सापेक्ष के का इंटीग्रेशन। ये आप पढ़ना सीख गए। अब यहाँ पर चर और अचर की पहचान करना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन निकालते समय, डीसी निकालते समय चर और अचर की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट जानिए कि जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना हो, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना हो उससे रिलेटेड पद चर होता है और बाकी पद अचर होता है। फिर समझ जाए, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना हो उससे रिलेटेड पद चर होता है और बाकी क्या होता है, अचर होता है। और अचर पद को इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से समझिए कंसेप्ट में, जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना हो उससे रिलेटेड, तो बताइए बाबू यहाँ किसके सापेक्ष निकालना, तो एक्स के सापेक्ष, यहाँ किसके सापेक्ष तो वाई के सापेक्ष, यहाँ किसके सापेक्ष तो एक्स के सापेक्ष, यहाँ किसके सापेक्ष तो एक्स के सापेक्ष, यहाँ किसके सापेक्ष तो एक्स के सापेक्ष। तो एक्स वाला यहाँ पद हो गया चर और बाकी पद क्या हो जाएगा, अचर। कोई दिक्कत है? आइए उस पॉइंट को हम लिखते हैं, फिर उसको याद किया जाए। जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना हो उससे रिलेटेड पद चर होता है और बाकी पद अचर होता है। अचर को इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए बोर्ड पर एक बार क्लियर किया जाए। देखो बाबू, जो हम आपको बताएं उसी को बोर्ड पर लिखे हैं। जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना हो उससे रिलेटेड पद चर और बाकी पद अचर होता है। अचर पद को इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल समझें। पहला एग्जाम्पल, चलिए बताइए तो यहाँ पर इलाका, इसका अर्थ बताओ। टी के सापेक्ष, तो रूल कहता है कि जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना, तो यहाँ किसके सापेक्ष निकालना, टी के सापेक्ष। तो टी वाला पद क्या होगा, अचर, और बाकी क्या होगा, अचर। टी यहाँ बढ़िया मत समझो, केकर सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो टी वाला पद हो गया चर और बाकी क्या होगा, अचर। तो इसके मुताबिक टी वाला पद क्या होगा, चर होगा और बाकी क्या होगा, अचर। तो इसके मुताबिक बताओ क्या हो गया कि के क्या है, अचर। टी वाला क्या मतलब, बढ़िया समझ रहा हूं। डी टी मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है टी के सापेक्ष, तो टी वाला पद चर हो गया और बाकी अचर। इसके मुताबिक जो के है अचर है और अचर को कर देंगे इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर। तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू, के बाहर करें, के इंटू इंटीग्रेशन डी टी। आओ बाबू बताओ, यहाँ इंटीग्रेशन सी के सापेक्ष, तो सी वाला पद चर और बाकी अचर। तो ई हो जाएगा चर और इतना हो जाएगा अचर, यानी ए बी यहाँ पर सी है चर और ए बी क्या है, अचर। तो ए बी को कर देंगे बाहर, देखा जाएगा। और समझते हैं, चलिए बताइए किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो एक्स वाला पद हो गया चर और बाकी क्या हो गया, अचर। तो देखिए एकरा में है एक्स, एकरा में एक्स नहीं है, तो किसके सापेक्ष है, तो एक्स के सापेक्ष है। तो एक्स वाला पद हो गया चर और बाकी क्या हो गया, अचर। तो ये हो गया एक्स वाला। आइए इसमें एक्स वाला नहीं है, तो ये हो गया चर, ये हो गया अचर। इसको बाहर कर देंगे।
दिक्कत है बाबू, कोई प्रॉब्लम? अब आइए, अब आगे बातों पर हम विचार करते हैं बुआ। देखो दोस्त, समझिए, आप 11 में डीसी पढ़े होंगे और डीसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। चलिए इधर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक आता सी, सी का मतलब होता कांस्टेंट, हिंदी में कहिए अचर। तो याद करो डीसी का पहला फॉर्मूला, समझिए कि सी का, सी माने कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। तो डीसी के उल्टा को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, तो सॉरी बाबू, ये बड़े समझो, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, कांस्टेंट का डीसी 0। तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब सी। याद किया जाए, यहाँ पर सी को चाहिए, कांस्टेंट है, अचर है। तो अचर का डीसी, सी का डीसी क्या होता है? 0 होता है। तो 0 का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन सी होता है। याद किया जाए, जल्दी सुन, सी का डीसी 0, तो 0 का इंटीग्रेशन सी, जहां सी क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। और याद करते हैं, चलो एक्स का डीसी 1, हम सारा कहानी एक्स के सापेक्ष बता रहे हैं। पर किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। आइए, सी का डीसी 0, तो 0 का इंटीग्रेशन सी, एक्स का डीसी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स। हम बोलेंगे 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सी होता है। सी क्या है? कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। अच्छे, अब आइए एक बताओ, जैसे log x का डीसी 1/x, log x का डीसी 1/x, तो 1/x का डीसी, 1/x का डीसी log x कहिए या log mod x कहिए या in x कहिए। बढ़िया समझो, c का, ये समझो, c का डीसी 0, तो 0 का इंटीग्रेशन c, x का डीसी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डीसी 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन, चाहे log x का हो या log mod x का हो या in x का हो। ये 3 बात याद करो। 0 का इंटीग्रेशन c होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन चाहे तो log x कहिए या log mod x कहिए या in x कहिए। हमको लेना देना है, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो in x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? in x होगा। चलिए और समझते हैं बाबा, आइए। देखो छोटू, यहाँ देखो, इस पर विचार करते पहले। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये पूरी अर्थ समझिए। 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, बताइए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना का? 1 का, केकर सापेक्ष? x के सापेक्ष। कितना होता है? x। तो याद किया जाए इसका पूरा अर्थ, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कितना होता है? x। फिर बोलेगा 1 का इंटीग्रेशन, इसी का आधार पर आइए, इसी आधार पर 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे? y। और समझिए
1 का इंटीग्रेशन के कर सापेक्ष टी के सापेक्ष, तो क्या हो गया टी। और समझिए 1 का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, के सापेक्ष, तो क्या हो गया के। क्या किया जाए, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष तो x होगा, 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष तो y होगा, 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष तो t होगा, 1 का इंटीग्रेशन k के सापेक्ष तो k होगा। चलिए और समझिए, तो एक बात और देखा जाए यहाँ छोटू, देखो अभी देखे कि 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष तो क्या हो गया x। इसको और आगे हम बढ़ाते हैं, देखिए इसी बात को और लिखेंगे कैसे, बोलो dx में 1 से गुना करेंगे, जैसे 20 में 1 से गुना करेंगे 20, 30 में 1 से गुना करेंगे 30, तो dx में 1 से गुना करेंगे तो dx बराबर x। क्या देखे अब बताओ, यहाँ से आइए अब इसी को पढ़ेंगे, dx का इंटीग्रेशन x, सिमिलरली बोला जाए dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, बोलिए dk का इंटीग्रेशन k, dr का इंटीग्रेशन r, ये याद रखना है, dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, dx का इंटीग्रेशन x, dz का इंटीग्रेशन z हो गया। ये साहब dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, dk का इंटीग्रेशन k, dr का इंटीग्रेशन r। कोई दिक्कत है? अब आइए आगे बात पर हम विचार करते हैं दोस्त। चलो दोस्त नोट में देखिए थोड़ा सा, बउआ अभी बताएं 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, तो बताओ अब इतना को बढ़िया से समझ इसको, 1 का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एक आप नॉन मैट्रिक में पढ़े होंगे कि किसी संख्या में जीरो को जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पाता है। जैसे 20 है तो 20 के जगह 20 प्लस 0 लिख देंगे, तो क्या 20 में हम 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या बोले, किसी संख्या में 0 को जोड़ने से या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आइए, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, 1 का, तो क्या हम 1 की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ पर पहला पद हो गया 1 और दूसरा पद हो गया 2, तो यह पहला का भी इंटीग्रेशन निकालना है और दूसरा का भी इंटीग्रेशन निकालना है। तो आइए 1 का भी इंटीग्रेशन और 0 का भी इंटीग्रेशन, तो चलिए 1 इंटू dx, 0 इंटू dx, बताओ अभी क्या लिखा है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होगा, और e क्या है 0 का, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया c हो गया। अब बताइए पहली बात कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहे, 1 रहे, 2 रहे, x रहे, y रहे, यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहे उसमें 0 जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब 0 जोड़ेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा c। इसीलिए इतना ना कर करके इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में, अगर इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम को आप हल करिएगा तो हल करने के बाद अंतिम में c जोड़ दिया जाता है। फिर एक बार समझो, यहाँ पर कोई भी फंक्शन रहे, किसी रूप में रहे, उसमें 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब 0 जोड़ेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है c हो जाता है। इसीलिए इतना ना कर करके उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद अंतिम में जो आएगा उसमें प्लस c जोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए, जैसे अभी बताते
बोलो ये क्या लिखा है, डी टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या बात है, टी और प्लस सी, जहां सी क्या है, कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, बोलो डी आर, डी आर का इंटीग्रेशन आर और प्लस क्या जोड़ दे, सी, जहां सी क्या है, कांस्टेंट। बोलो बाबू dz का इंटीग्रेशन z प्लस सी। अगर ये प्लस सी आप नहीं जोड़ते हैं तो आपका इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा। और बताते हैं, बोलो dy का इंटीग्रेशन y प्लस सी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। देखो दोस्त, आइए एक बात समझिए, कंसेप्ट देखिए। जिस तरह से 1/x का इंटीग्रेशन हम क्या बताए थे, इन एक्स, जिस तरह से 1/x का इंटीग्रेशन इन एक्स, तो उसी आधार पर 1/1 - x का इंटीग्रेशन, जिस तरह से 1/x का इंटीग्रेशन इन एक्स, ठीक उसी तरह से इसी आधार पर 1/a - x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इन एक्स, एक्स के जगह कितना, a - x, a - x। पढ़िए समझो, 1/x का इंटीग्रेशन इन एक्स, इस आधार पर बताओ 1/a - x, तो x के जगह है a - x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा इन a - x। पढ़िए समझो, 1/x का इंटीग्रेशन इन x, तो इतना का क्या होगा, तो इसी रूप में ढाल देना है, जहां x रहेगा वहां दे देंगे a - x। अब चलिए एक बात और समझा जाए, इंटीग्रेशन निकालते बढ़िया को समझो। जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो निकालने के बाद चर का गुणांक देगा। समझो एक कंसेप्ट, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक देखा जाता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक देखा जाता है। अगर गुणांक 1 हो तो ज्यों के त्यों छोड़ दिया जाता है, अगर गुणांक 1 के अलावा हो तो उतना गुणांक से भाग दे दिया जाता है। समझो बड़े से, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक देखा जाता है। अगर गुणांक 1 हो तो ज्यों के त्यों छोड़ दिया जाता है, अगर गुणांक 1 के अलावा हो तो उतना से भाग दे दिया जाता है। आइए देखिए बबुआ, इस तरह से देखो, मान ली एग्जाम्पल देखिए, चलिए इसका इंटीग्रेशन 1/x पर निकलेगा। 1/x का इंटीग्रेशन हो गया इन x, तो उसी आधार पर चलिए ये बढ़िया से बताओ, इसका इंटीग्रेशन 1/x पर, तो 1/x का हम बताएं इन x, यहाँ x के जगह कितना है, a - x। फार्मूला लागू कर दिए, तो हमने क्या बोले कि फार्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक है, चर पता लगाइए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। हम चर अचर की कहानी बताएं कि जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन निकालना हो वह चर होता है और बाकी अचर होता है। तो और बताए हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक देखें तो यहाँ किसके सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष है, तो x हो गया चर। तो बोले यहाँ x का गुणांक कितना बाबू, -1। x का गुणांक -1 क्या बताए कि फॉर्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक देखें, अगर गुणांक 1 रहे तो छोड़ दीजिए, अगर गुणांक 1 के अलावा रहे तो उतना से भाग दीजिए। तो यहाँ चर कौन है, x है, x का गुणांक -1 है, माने 1 के अलावा है, तो यहाँ भाग दीजिए। कितना से भाग दीजिएगा, -1 से। इंटीग्रेशन निकाल दिए और अंतिम में हम क्या बताए थे जोड़ने के लिए, इतना हमको इंटीग्रेशन में कंसेप्ट था। आइए अब हम अपनी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विचार करते हैं। जो VBI है क्या है,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके लिए व्यंजक को प्राप्त करें। आइए उस बात पर क्लियर करते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या है, देखिए कल से हम जो कंसेप्ट बता रहे थे इस टॉपिक के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी पहले हम प्रथम कोटि अभिक्रिया को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसके बाद उसका व्यंजक निकालेंगे, फार्मूला ज्ञात करेंगे, फार्मूला को स्थापित करेंगे। तो आइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। चलिए क्या बाबू, हाँ इसका डिफाइन कैसे करेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 के बराबर होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको प्रथम क्रम की अभिक्रिया भी कहा जाता है। आइए प्रथम कोटि अभिक्रिया को हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या चीज लिखेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 के बराबर होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको प्रथम क्रम की अभिक्रिया भी कहा जाता है ना। और कल हम एक बताए थे पॉइंट कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रतिकारक की सांद्रता को जितना गुना परिवर्तन किया जाता है उतना ही गुना उसके अभिक्रिया के दर में भी परिवर्तन होता है। और एक पॉइंट और बताए थे आज से 3-4 दिन पहले कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रा प्रति सेकेंड या प्रति समय होता है। चलिए इतनी बात को लिखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 के बराबर होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको प्रथम क्रम की अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस कोटि की अभिक्रिया में प्रतिकारक की सांद्रता को जितना गुना परिवर्तन किया जाता है उतना ही गुना उसके अभिक्रिया की दर में भी परिवर्तन होता है। इस कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति समय होता है। एथिल एसीटेट का जलवघटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण के साथ व्याख्या करें, तो आंसर इतना ही लिखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 के बराबर होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको प्रथम क्रम की अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया में प्रतिकारक की सांद्रता को जितना गुना परिवर्तन किया जाता है उतना ही गुना अभिक्रिया की कोटि में भी परिवर्तन होता है। इस कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति समय होता है। एथिल एसीटेट का जलवघटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये था आपका एक्सप्लेन इसके बारे में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। ये लिखने के बाद इसके व्यंजक को स्थापित करेंगे, इसकी फार्मूला को स्थापित करेंगे। तो कैसे, अब आइए इसकी व्यंजक के बारे में क्या लिखेंगे बाबू। देखो थोड़ा सा ये तो एक्सप्लेन होगा, अब इसकी व्यंजक के बारे में देखा जाए। व्यंजक माने फार्मूला। चलिए कौन कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो लिख लेंगे एक्स एरो बाई एरो माने अभिक्रिया कि मान लिया कि एक्स एरो बाई व्यंजक के लिए, व्यंजक इसका व्यंजक एक्सप्लेन बताएं, अब इसका व्यंजक निकाले। मान लिया कि एक्स एरो बाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कल बता के प्रारंभिक सांद्रण को पराया ए से अंतिम सांद्रण को कोचि ए माइनस एक से लगा समय को टी से, हम कल चर्चा किए थे। अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रण को ए से, अंतिम सांद्रण को ए माइनस एक से, लगा समय को टी से और
और एक बात और बताए थे, अभिक्रिया की दर को dx बटा dt आर कहिए या dx बटा dt कहिए, यहाँ चर्चा है dx बटा dt। चलो प्रथम कोटि अभिक्रिया को क्या मानेंगे, a माइनस एक्स, चलिए पॉइंट याद करो, प्रथम कोटि अभिक्रिया को क्या मानेंगे, x माइनस वाई, प्रारंभिक सांद्रता को क्या मानेंगे, a, अंतिम सांद्रता को a माइनस एक्स, अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय को t से, अभिक्रिया की दर को dx बटा dt। तीन चार बात याद करो, x एरो बाई क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a है, उसका अंतिम सांद्रता क्या है, a माइनस एक्स है, रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय क्या है, t है, अभिक्रिया की दर क्या, dx बटा dt। एक बात और बताओ, dx बटा dt बोलो, अभिक्रिया की दर x एरो बाई क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रारंभिक सांद्रता को a से, अंतिम सांद्रता को a माइनस एक्स से, लगा समय को t से। तो क्या लिखेंगे व्यंजक के लिए, सुना जा, व्यंजक, मान लिया कि x एरो बाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, मान लिया कि x एरो बाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रण A है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण A माइनस एक्स हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx बटा dt है। व्यंजक में क्या लिख लेंगे कि मान लिया कि x एरो बाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण A है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण A माइनस एक्स हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx बटा dt है। कोई दिक्कत है? पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया को एक्सप्लेन करेंगे, वर्णन करेंगे। क्या वर्णन करेंगे? पहले वर्णन करते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 के बराबर होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको प्रथम क्रम की अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस कोटि की अभिक्रिया में प्रतिकारक की सांद्रता को जितना गुना परिवर्तन किया जाता है उतना ही गुना अभिक्रिया के दर में भी परिवर्तन होता है। इस कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रा प्रति सेकेंड या प्रति समय होता है। एथिल एसीटेट का जलम घटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। व्यंजक लिख के दस देंगे। मान लिया कि x एरो बाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण A है, जिसका प्रारंभिक सांद्रण A है, जो t समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण A माइनस एक्स हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx बटा dt है। कोई दिक्कत है? इसी बात को आइए हम बोर्ड पर लिखते हैं बाबू। देखो बाबू, जो हम आपको अभी पढ़ाए याद कराए उसी को लिखे। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया लिख करके डैश दिए हैं, लेकिन जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 1 के बराबर होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, जिसको प्रथम क्रम की अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस कोटि की अभिक्रिया में प्रतिकारक की सांद्रता को जितना गुना परिवर्तन किया जाता है उतना ही गुना अभिक्रिया के दर में भी परिवर्तन होता है। इस कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रा प्रति सेकंड या प्रति समय होता है। एथिल एसीटेट का जलम घटन होना, देखिए एथिल एसीटेट का जलम घटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ के बाद ऊपर लिखेंगे, यहाँ के बाद प्रथम कोटि, पहले इसको मिटा देते हैं बाबू, देख लो बढ़िया से। एथिल एसीटेट का जलम घटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। एक नजर बढ़िया से देखिए, हम मिटा देंगे फिर ऊपर लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए मिटाते हैं दोस्त। क्या? एथिल एसीटेट का जलघटन होना प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए यहाँ के बाद ऊपर लिखे प्रथम
प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात एथिल एसीटेट का सूत्र क्या बताए थे? CH3 COO C2H5। जल अपघटन के मतलब जल के साथ इस रिएक्शन को कई बार बताए। चलिए क्या निकालेगा? CH3 COOH प्लस C2H5 डॉट OH। अब आइए यहाँ से अवकल वेग समीकरण बताओ। R बराबर K इंटू प्रतिकारक की सांद्रता, तो प्रतिकारकीय इसको कई बार बाद बताएं बाबा। R बराबर बड़ी ब्रैकेट CH3 COO C2H5 के पावर 1, चलिए H2O के पावर 0, तो कोटि बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1। अगर आपको आ जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो वहां से आपको यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, तो व्यंजक के लिए हम आपको बताए थे कि मान लिया कि एक सैरोबाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण A है, जो T समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण A-X हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx/dt है। अगर आपको बोर्ड पर मान लिया जाए यहाँ पर लिख रहे हैं और आपको अच्छा तरह से नहीं उतार पा रहे हैं, तो आप चलिए ये टेलीग्राम में वहाँ पर लोड है, वहाँ पर लिखल होगा केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट, पहले ही पेज में होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक को प्राप्त करें, आप वहां से उतार सकते हैं। चलिए तो आइए उस व्यंजक को हम लिखते हैं बाबू। हाँ बाबू देखा जाए बोर्ड पर देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक जो आपको याद करवाए वही लिखे। मान लिया कि एक एरोबाई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण A है, जो T समय के बाद उसका अंतिम सांद्रण A-X हो जाता है, जबकि अभिक्रिया की दर dx/dt है। एक पॉइंट आपको पहले भी समझाए थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। अर्थात समझा जाओ, अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर क्या बोलो बाबू? dx/dt। प्रतिकारक का सांद्रण बोलो A- देखिए सांद्रण है ना, बोलो अभिक्रिया की दर क्या? dx/dt। सांद्रण क्या बचा? A-X। तो क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण का समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर यहाँ पर क्या बताओ? dx/dt। उसका सांद्रण क्या बचा? A-X। तो बता इसके मुताबिक क्या करना? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो दर हो गया dx/dt, सांद्रण हो गया A-X, क्या होता है? समानुपाती, बीच में दे देंगे समानुपाती। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आइए हम इसको कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाते हैं दोस्त। चलिए एक बात, एक पॉइंट यही पर आपको लिखते हैं, ए बीच में क्या समानुपाती है, तो समानुपाती चिन्ह हटकर अगर यहाँ पर कोई बराबर आता है तो बगल में कांस्टेंट दिया जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे? dx/dt बराबर दे, समानुपाती की जगह बराबर, तो क्या आएगा? कांस्टेंट। समानुपाती की जगह बराबर तो कांस्टेंट आया, तो k इंटू A-X। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखा बाबू, देख दोस्त, ये जो अंतिम जो चरण था, अंतिम इक्वेशन यहीं से उतारे थे, इन्हें किसको अब दोबारा उतार लीजिएगा। अब आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो इधर बाटा dt है, इधर बाटा इधर जाके गुना हो जाएगा। चलिए देखिए
इधर बाटा में dt है, तो जब बाटा है भागत इधर आ जाएगा गुना में। देखा जाए dx बराबर k इंटू a माइनस एक्स इंटू dt। अब आइए ये x है तो x वाला पद को इधर ले आइए, तो देखिए तो x वाला पद ये है a माइनस एक्स, ये गुना इधर आके भाग। चलिए dx बटा a माइनस एक्स बराबर क्या बचा k इंटू dt। कोई दिक्कत है? अब आइए इसी को हम लिखेंगे 1 बटा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर k इंटू dt। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर चलो इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे और इधर भी लेंगे, तब क्या होगा बताओ। इंटीग्रेशन 1 बटा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो चलो इधर भी इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब आइए राइट और देखिए यहाँ इंटीग्रेशन t के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष निकालना वो चर और बाकी अचर। इसके मुताबिक के हो गया अचर, तो अचर को कर देंगे बाहर। आइए समझिए बाहर क्या होगा। इंटीग्रेशन 1 बटा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए बढ़ाइए, के को बाहर निकाल बाबू, के इंटू इंटीग्रेशन। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन निकलेगा 1 बटा एक्स पर, तो बताइए बढ़िया से बताओ 1 बटा एक्स का होगा इन एक्स, तो यहाँ x के जगह हम देंगे a माइनस एक्स। चलिए इतना को हम हल कर रहे हैं, इतना का इंटीग्रेशन इतना का मान, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन किस पर निकलेगा 1 बटा एक्स पर, तो 1 बटा एक्स का क्या होता है इन एक्स, तो इन एक्स यहाँ x के जगह हम क्या देंगे a माइनस एक्स। चलिए बढ़ाइए इन x के जगह a माइनस एक्स। कंसेप्ट याद करो, फार्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक देखा जाता है। यहाँ चर कौन है x है, तो बताओ बाबू फार्मूला लागू करने के बाद चर का गुणांक देखा जाता है, तो यहाँ किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो x वाला पद चर हो गया। तो बताओ इस फंक्शन में x का गुणांक -1 है, तो रूल कहता है कि यदि चर का गुणांक 1 हो तो छोड़ देंगे, अगर 1 के अलावा तो उतना से भाग देंगे। तो बताइए चर का गुणांक -1 है, 1 के अलावा है, यानी हम -1 से भाग देंगे। ये हुआ इतना का मान, ये हुआ बराबर चलो के जेम के त्यों। बताओ बढ़िया से dt का इंटीग्रेशन क्या बताए थे c, और ये भी बताए थे इंटीग्रेशन निकालने के बाद अंतिम में क्या जोड़ दिया जाता है c। कोई प्रॉब्लम? चला जाए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बाबू। फिर एक बताओ इसका इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स पर निकाल दिए, तो 1 बटा एक्स का हो गया इन एक्स, यहाँ पर x के जगह a माइनस एक्स है। चर का गुणांक देखेंगे, चर कौन है x है, तो x का गुणांक -1, 1 के अलावा है, भाग दे दिए के जेम के देव। dt का इंटीग्रेशन t और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। अब आइए 20 में -1 से भाग देंगे -20, 30 में -1 से भाग देंगे -30, 40 में -1 से भाग देंगे -40, कि पूरा में -1 से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए कितना होगा बाबू बताओ, माइनस इन a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। एक बार हम बोर्ड पर देख लेते हैं दिखाई दे रहा कि नहीं। चलिए ठीक है, अब आइए कल हम आपको कंसेप्ट बताए थे कि यदि t बराबर 0 तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। चलिए कल वाला कंसेप्ट याद करो, जब t बराबर 0 तब, जब t बराबर 0 तब अंतिम सांद्रण, तो बताओ अंतिम सांद्रण को क्या माने थे a माइनस एक्स,
प्रारंभिक सांद्रण को क्या माने थे, ए। तो जब t बराबर 0 तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जब t के जगह 0 देंगे तो a माइनस एक्स के जगह हम a देंगे। जब t के जगह 0 तो a माइनस एक्स के जगह a, x माइनस एक्स के जगह क्या देंगे, a। आइए वहां से इक्वेशन फर्स्ट से चलिए। आइए यहां से, यहां हाथ रखे हुए माइनस इन, बताओ इतना के जगह a माइनस एक्स के जगह क्या देंगे, a बराबर के गुने टी के जगह 0 प्लस सी। देख लीजिए एक और बढ़िया से। अब यहां से हम सी का मान निकालेंगे और सी का मान यहां आकर पुट कर देंगे। एक नजर देखा जाए बाबू, बढ़िया से देखो। इधर हम मिटाते हैं दोस्त, चलिए देखते इधर मिटाते बुआ। देखो, चलो देखो क्या हुआ, यहां से आवेगा इन ए, के में 0 से गुना करेंगे, 0 प्लस सी, तो 0 में सी जोड़ेंगे, इसलिए सी का मान इन ए। अब चलिए सी का मान रिटर्न कर देंगे फर्स्ट में। क्या लिखेंगे बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में सी का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में सी का मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या है बाबू, माइनस इन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी चला जाए, या माइनस इन ए माइनस एक्स के टी प्लस सी का मान कितना होगा, माइनस इन ए। कोई प्रॉब्लम? अब आइए बाबू यहाँ देखा जाए, यहाँ के बाद देखा जाए, बताओ ई माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, माइनस इधर आके प्लस इन ए। अब पहले से इधर कोची है, माइनस इन ए माइनस एक्स बराबर होगा के टी। समझिए बढ़िया से, ई माइनस इधर आके प्लस, पहले से था ई, बराबर के जगह बराबर के टी लिख दिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम दोस्त? देख लीजिए आप पहले, उधर फिर मिटा देंगे दोस्त। इधर यहाँ के बाद ए है, इधर मिटा देंगे। चलो देखा जाए। अब आइए दोस्त, इन का अर्थ होता है लॉग। जो लॉग में प्रोसेस चलता है वही इन में चलता है। तो लॉग में अगर माइनस रहता है तो बटा, तो इन में भी क्या हो जाएगा, बटा। जैसे आप लिखते हैं बाबू, बताओ बाबू, एक बार समझो बाबू, लॉग एम घटाओ लॉग एम, तो लिखते लॉग एम बटा एम। तो जो लॉग का प्रोसेस है वही इन का प्रोसेस है। तो यहाँ माइनस है तो लिखेंगे इन ए बटा ए माइनस एक्स। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे दोस्त, बताओ। पहले इसको देखो बढ़िया से, यहाँ के बाद देखो दोस्त, आओ चलिए, लॉग की माइनस है तो बट्टा में इन ई बट्टा ई ए बट्टा ए माइनस एक्स बराबर के टी। चलिए नीचे सब मिटाते हैं।
दोस्त, अब आइए यहाँ पर एक बात और याद करिए। इनका मान होता है 2.303 लॉग। इनका मान होता है 2.303 लॉग। जहां इन है इतना दे दीजिए, बताइए इन के जगह 2.303 लॉग क्या लिखे, इन के जगह ही लिख दिए a/a-x बराबर k इंटू टी। इधर के गुना में इधर आके भागा में, चलिए लिखते हैं 2.303 बटा इधर इंटू इधर आके भागा, इंटू लिखते हैं log a/a-x बराबर t। इसलिए t बराबर इतना लिखेंगे, इसलिए t बराबर 2.303 बटा k log a/a-x। ये आपका हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक को लिखें, प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक को लिखें या बताएं, तो बताइएगा t बराबर 2.303 बटा k log a/a-x। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को लिखें तो क्या बताइएगा, t बराबर 2.303 बटा k log a/a-x। जहां t का मतलब रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय, k का मतलब वेग स्थिरांक, a का मतलब प्रारंभिक सांद्रण, a-x का मतलब अंतिम सांद्रण। देखा जाए दोस्तों, देखिए जहां t का मतलब रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय, a का मतलब प्रारंभिक सांद्रण, a-x का मतलब हो गया अंतिम सांद्रण, k का मतलब हो गया वेग स्थिरांक। इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है तो आप टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पर लिखल होगा केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट, पहला पेज में ही आपको हूबहू मिलेगा। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।